भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे गांव में जयदेव रहता है। यहाँ का सबसे शातिर ठग है। उसने अभी एक सेठ और एक किसान को लूटा है। राज, घोर अपशगुन। यह राजकुमारी आपके लिए विपत्ति है। 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। इसके 7 दिन बाद रानी की और फिर आपके दोनों पुत्रों की। आपके कुल का नाश हो जाएगा। ने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका हर आदेश मानूंगी, पर उस ढोंगी को सजा मिलनी चाहिए। सूर्यपुर की कहानी न्याय और विश्वास के अनोखे संतुलन की गाथा है। वहाँ के महाराज वीर प्रताप अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे संरक्षक थे। उनकी दूरदर्शिता और सही फैसले लेने की क्षमता ने उनके साम्राज्य को हमेशा सुरक्षित रखा। महाराज की रानी शकुंतला, जो अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी, और उनकी 5 साल की बेटी मोहिनी, जो अपनी मासूमियत से सबका मन मोह लेती थी, इस राज्य का गौरव थी। हालांकि महाराज को पुत्र न होने का दुख हमेशा सताता था, जिससे रानी के मन में भी एक खालीपन रहता था। एक बार इस शांत राज्य में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई, जब एक ठग ने अपनी चालाकी से 2 सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाया। एक दिन राज दरबार में एक सेठ और एक किसान ठगी की शिकायत लेकर आए। महाराज की जय हो। हम आपकी शरण में आए हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें ठगा गया है महाराज। हमारा सब कुछ लूट गया। अब हमारे हाथ खाली हैं। शांत हो जाइए सेठ जी। घबराने से क्या होगा? आराम से बताइए कि क्या हुआ है। कल दोपहर की बात है। मैं अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक आदमी आया जिसका पहनावा किसी अमीर व्यापारी जैसा था। उसने मुझसे हीरे जवाहरात दिखाने को कहा। मैंने सोचा कि शायद कोई बड़ा सौदा हो जाएगा। मैंने अपने सबसे कीमती सोने के गहने उसे दिखा दिए। उसने ऐसी चालाकी की कि मेरी आंखों के सामने असली गहनों को नकली से बदल दिया और चुपचाप निकल गया। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ? आप तो व्यापार में पुराने खिलाड़ी हैं, फिर ऐसी गड़बड़ कैसे हो गई? महाराज, उसकी चालाकी मेरे बस की नहीं थी। वह पहले से तैयारी करके आया था। नकली गहने बिल्कुल असली जैसे थे। वजन, चमक, सब कुछ असली था। जब तक मुझे कुछ समझ आता, वह भीड़ में गायब हो चुका था। मेरी सालों की कमाई एक झटके में चली गई। ठीक है, और आप किसान भाई, आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे साथ तो उससे भी अजीब वाकया हुआ। उसी ठग ने मेरे पास वही सोना चांदी बेचा जो सेठ जी से लूटा था। मैंने अपनी सारी फसल बेचकर जो पैसे कमाए थे, उससे उसका माल खरीद लिया। पर जब मैंने गहनों की जांच की तो पता चला कि आधे से ज्यादा तो नकली है महाराज। उसने मुझे खुली आंखों से ठग लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। किसान भाई, आप लोग सोना चांदी लेते समय जांच नहीं करते क्या? फिर यह धोखा कैसे हो गया? महाराज, मैंने जांच की थी, लेकिन माल इतना ज्यादा था कि हर एक गहने को जांचना मुश्किल था। इत्तेफाक से मैंने जो माल उठाया वह असली निकला। उसने असली के बीच में नकली भी भर दिए थे। अब मेरी लापरवाही की कीमत मुझे भारी पड़ी। अब मेरे पास अगले साल की फसल उगाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। बस बस, आप दोनों शांत हो जाइए। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं अभी महामंत्री को कहता हूं कि शाही खजाने से आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, ताकि आप फिर से काम शुरू कर सकें। महामंत्री जी, इस ठग को ढूंढ निकालिए। ऐसा शातिर आदमी हमारे नगर में आतंक मचा रहा है। उसे मेरे सामने लाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी उसकी तलाश शुरू करता हूँ। वह मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। दरबार की सुनवाई खत्म हुई और महाराज अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उधर महामंत्री ने तुरंत अपना भेष बदला। उन्होंने साधारण ग्रामीण जैसे कपड़े पहने और ठग की तलाश में निकल पड़े। महाराज, आप यहाँ अकेले क्या सोच रही हैं? आपका चेहरा आज फिर उदास क्यों है? शकुंतला, तुम तो मेरे मन की बात जानती हो। पुत्र न होने का दुख मुझे हर पल सताता है। मोहिनी से मुझे बहुत प्यार है, वह मेरी जान है, पर मन में एक खालीपन सा रहता है।
क्या मैं कभी पिता बनने का पूरा सुख पा सकूंगा? ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप एक सम्राट हैं। आपकी उदासी मुझे चुभती है। यह नगर हमारा पुत्र है। हर प्रजा का सुख दुहक हमारा है। मोहिनी हमारी बेटी है और प्रजा हमारा बेटा है। इस कमी को दिल से निकाल दीजिए। आप सही कह रही हैं शकुंतला। मैंने शायद बहुत सोच लिया। प्रजा को ही अपना बेटा मानूंगा, आगे से उदास नहीं होऊंगा, यह वचन देता हूं। यही तो आपकी ताकत है महाराज। अब चलिए मुस्कुराइए। ये चांद भी आपकी मुस्कान का इंतजार कर रहा है। महामंत्री ठग की तलाश में निकल चुके थे। उन्होंने सोचा, यह ठग कोई आम शख्स नहीं, बड़ा शातिर है। जब इसने सेठ और किसान जैसे लोगों को चकमा दे दिया तो इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। मुझे चालाकी से चाल चलनी पड़ेगी। ये सीधे हाथ नहीं आएगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि वह खुद मेरे जाल में फंस जाए। चलते चलते उनका गला सूख रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी के घर जाकर पानी पी लूं और साथ में ठग का भी पता कर लूं। महामंत्री गांव की संकरी गलियों में घूम रहे थे। उन्होंने एक ग्रामीण को देखा जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। भाई साहब, मेरा नाम चरण सिंह है। मैं किसी की तलाश में आपके गांव से गुजर रहा था कि मुझे जोरों की प्यास लग गई। क्या थोड़ा मुझे पानी मिल सकता है? क्यों नहीं, आप ठहरिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वह आदमी झोपड़ी के अंदर गया और पानी लेकर आया। पानी पीने के बाद महामंत्री ने उससे बात शुरू करने के लिए अपनी जेब से 2 सोने की अशर्फियां निकाली। भाई साहब, ये 2 अशर्फियां ले लो। मुझे एक खास जानकारी चाहिए। इस इलाके के सबसे बड़े ठग के बारे में बताओ। राजा उसे दरबार में सम्मान देना चाहते हैं। भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे गांव में जयदेव रहता है। यहाँ का सबसे शातिर ठग है। उसने अभी एक सेठ और एक किसान को लूटा है। लोग कहते हैं कि उसकी चालाकी से कोई नहीं बचता। तो ऐसी बात है। ठीक है, यह बताओ कि उसका घर कहाँ है। मुझे उससे मिलना है। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में, पर सावधान रहिएगा, वह आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। महामंत्री जयदेव की झोपड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि जयदेव सीधे सीधे नहीं फंसेगा। उसे एक नई तरकीब सूझी। वह झोपड़ी के बाहर रुके और आवाज दी, जयदेव भाई, कोई घर पर है क्या? हाँ, मैं जयदेव हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहिए? मेरा नाम फोगट अमल है, पास के राज्य से हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, बात बाहर नहीं हो सकती। अंदर चलें क्या? हाँ, अब बोलो, क्या काम है? दरअसल मैं भी एक ठग हूँ जयदेव भाई, आपकी ही तरह। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला मिला है। मैंने आपके किस्से सुने हैं कि कैसे आपने सेठ और किसान को बेवकूफ बनाया। सोचा आपसे मिलूं, पर लगता है मुझे कि आप डरपोक हो। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। अरे रुक जाओ भाई, मैं और डरपोक? वैसे एक बात तुमने गलत नहीं कही। मैं ही यहाँ का सबसे बड़ा ठग हूं। मेरी चालाकी से सेठ और किसान कंगाल हुए और राजा को भनक तक नहीं पड़ी। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी योजना क्या? रोज रोज की छोटी ठगी छोड़ो। एक बार में इतना बड़ा हाथ मारें कि जिंदगी भर बैठकर खाएं। हमें राजमहल में नौकरी करनी होगी। मेरे लोग वहां पहले से हैं। कुछ दिन बाद सारा खजाना लेकर भाग चलेंगे। क्या कहते हो? वाह वाह, ये तो गजब की बात है। यही बात तो मेरे मन में थी। चलो फिर देर किस बात की है, अभी चलते हैं महल की ओर। महामंत्री जयदेव को लेकर महल पहुंचे। वहां पहुंचते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। जयदेव को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सैनिकों, इसे बांधो।
यह जयदेव है, नगर का सबसे बड़ा ठग। महाराज, आपकी आज्ञा पूरी हुई। यह रहा वह ठग जिसने सेठ और किसान को ठगा। धूर्त, तूने मेरे नगर में ठगी करने की हिम्मत की। यहाँ चोरों और बदमाशों की कोई जगह नहीं है। बोल, अपने बचाव में क्या कहना चाहता है? महाराज, मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। लूटा हुआ सारा माल लौटा दूंगा और आज से कोई ठगी नहीं करूंगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए महाराज। अच्छा है कि तुझे पछतावा है, पर गलती की सजा तो मिलेगी। सजा के तौर पर तुझे देश निकाला दिया जाता है। तेरी सारी संपत्ति भी जब्त होगी। अगर यहां दोबारा दिखा तो मृत्यु दंड पाएगा। महाराज, आपकी कृपा है, मैं अभी राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज, क्या यह सजा काफी है? मुझे नहीं लगता कि यह ठग अपनी हरकतें छोड़ेगा। महामंत्री जी, चिंता न करें। इसकी हिम्मत नहीं कि यह मेरे खिलाफ कुछ करे। मेरा राज्य मेरी नजर में है। जयदेव ने सिर झुकाकर दरबार छोड़ दिया। रास्ते में चलते हुए वह अपने आप से कह रहा था, यह अपमान मैं भूल नहीं सकता। राजा को तो मैं उसकी औकात दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने साल ही क्यों न लगे। चलते चलते वह राज्य की सीमा पार कर एक जंगल में जा पहुंचा। वहां साधुओं का एक आश्रम था, जहां उसने शरण ली। बाहर से वह साधु बन गया, पर मन में राजा से बदले की आग दहक रही थी। कई साल बीत गए। इधर राजा की जिंदगी में खुशियां बढ़ गई। रानी ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। मोहिनी अब जवान हो चुकी थी। एक दिन महाराज अपनी बेटी को उसके नाना से मिलवाकर लौट रहे थे। रास्ते में उसी जंगल से गुजरे जहां जयदेव साधु बनकर रहता था। महाराज ने आश्रम देखा और आशीर्वाद लेने के लिए रुक गए। जयदेव ने राजकुमारी को देखा और उस पर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन में ठान लिया कि वह राजा से बदला लेगा। यह वही राजा है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे बदले का समय आ गया है। लगता है यह राजकुमारी ही मेरे बदले की चाबी होगी। हाँ महाराज, हमारी मोहिनी अब बड़ी हो गई है। उसकी शादी का समय आ गया है। आपके इतने मित्र राजा हैं, कोई योग्य राजकुमार ढूंढिए। हाँ, बिल्कुल सही कहती हो शकुंतला। हम उसे बच्ची ही समझते रहे और देखिए वह कितनी बड़ी हो गई है। अब वह जवान कन्या है। हम उसकी कुंडली किसी विद्वान पंडित से दिखवाएंगे। यह शुभ कार्य जल्दी कीजिए महाराज। एक माँ का मन उसकी चिंता में डूबा है। चिंता न करो रानी, मैं जल्द ही इसकी व्यवस्था करूंगा। महामंत्री, क्या आपको लगता है कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार रुद्रदेव इसके लिए ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि वह बहुत गुणी और शांत स्वभाव का है। हाँ, रुद्रदेव का नाम तो मैंने भी सुना है। मुझे लगता है कि यह रिश्ता दोनों राज्यों के बीच मेल लाएगा। और अगर कुंडली में कोई दोष निकला तो क्या पंडित जी कोई उपाय भी बताएंगे? हाँ बिल्कुल शकुंतला, मैं पंडित विश्वनाथ को बुलाऊंगा। वह इस विद्या में पारंगत है। मोहिनी हमारी आंखों का तारा है। उसका हर सुख हमारी प्राथमिकता है। इधर जयदेव ने साधु का वेश बनाया और महल की ओर चल पड़ा। उसका इरादा राजकुमारी को हासिल करना और राजा को बर्बाद करना था। वह दरबार में पहुंचा, जहां उसकी तेजस्वी साधु वाली छवि ने सबको प्रभावित किया। प्रणाम महात्मा जी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे? मैं एक संत हूँ महाराज, आपकी बेटी का भविष्य देखने आया हूँ, बुलाइए। महाराज ने दासी को भेजकर मोहिनी को बुलाया। राजकुमारी दरबार में आई। जयदेव ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। महाराज, घोर अपशगुन। यह राजकुमारी आपके लिए विपत्ति है। 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। इसके 7 दिन बाद रानी की और फिर आपके दोनों पुत्रों की। आपके कुल का नाश हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मेरी बेटी विपत्ति कैसे हो सकती है? संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। इसके जन्म से आपको पुत्र देर से मिले। यह सच है कि इसके आने से आपकी संतान में देरी हुई,
बताइए, है ना? पिताजी, ये ढोंगी है, इसकी बातों में मत आइए। चुप रहो मोहिनी, महात्मा सच कहते हैं। आप ही कुछ बताइए महात्मा जी, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? चिंता न करें राजन, इसका भी हल है। यह विपत्ति तभी मिट सकती है जब आप इसे एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दें। यह दूसरे राज्य में जाएगी और विपत्ति वहां चली जाएगी। आज ही यह शुभ कार्य कर डालिए। जयदेव वहाँ से निकल गया। राजा अंधविश्वास में डूब गए। उन्होंने रानी से सलाह की और दोनों ने तय किया कि बेटी को बहाना ही एकमात्र रास्ता है। पिताजी, माँ, मुझे मत बहाइए, मैं आपकी बेटी हूँ। ये ढोंगी झूठ बोल रहा है। मोहिनी, यह हमारे लिए मुश्किल है, पर महात्मा ने जो कहा वह सच होगा। यह हमारे कुल की भलाई के लिए है। चुप रहो, यह फैसला हो चुका है। सैनिकों, इसे संदूक में बंद कर नदी में बहा दो। सैनिकों ने राजकुमारी को एक बड़े लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और उसे नदी में बहा दिया। राजा ने एक जासूस को पीछे लगाया कि वह देखे संदूक कहाँ जाता है। इधर जयदेव नदी किनारे छिपकर इंतजार कर रहा था। संदूक नदी की तेज धारा में बहता जा रहा था। तभी एक अन्य राज्य का राजा जो शिकार से लौट रहा था नदी किनारे रुका। उसकी नजर संदूक पर पड़ी। सैनिकों, वहां देखो, एक संदूक बहकर आ रहा है। इसे जल्दी बाहर निकालो, देखो इसमें क्या है। सैनिकों ने संदूक खोला और राजकुमारी बाहर निकली। तुम कौन हो और इस संदूक में कैसे हो? मैं सूर्यपुर की राजकुमारी हूँ। मेरे माता पिता अंधविश्वासी हैं। एक ढोंगी साधु ने कहा कि मैं विपत्ति हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ बहा दिया। आपने मेरे प्राण बचाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कहानी तो बेहद दुखद है। मेरे गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि नदी के किनारे मिली एक कन्या मेरी रानी बनेगी। राजन, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका हर आदेश मानूंगी, पर उस ढोंगी को सजा मिलनी चाहिए। अवश्य। मैंने एक भालू को पकड़ा है, उसे हम संदूक में बहाएंगे। मुझे लगता है कि वह साधु इसे खोलेगा और उसकी सजा पूरी होगी। नए राजा ने भालू को संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। जासूस ने यह सब देखा और महाराज वीर प्रताप को बताया। महाराज, वह साधु एक ढोंगी था। उसने राजकुमारी को हथियाना चाहा। हमारे राज्य द्वारा डाला गया भालू जो उस संदूक में बहा दिया गया, उसने ढोंगी को मार डाला। ओह हो, लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया। मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। फिर महाराज मोहिनी के पास गए और माफी मांगी। मोहिनी ने उन्हें माफ कर दिया और अंततः उन्हें शांति मिली।